उसके प्रचार के लिए कोई मेहनत की कोई जरूरत नहीं। और अगर ये काम आसान होता, जो काम आपको हम लोग इतने दूर से बताने आए हैं, तो इसे बताना नहीं पड़ता, ये अपने आप हो जाता। लोग कहते हैं ये तो अच्छा काम है। अच्छा काम तो स्वच्छता अभियान भी है, गांधी जी ने शुरू किया। देश के किसी भी नेता ने इसके खिलाफ कोई एक कमेंट नहीं किया कि देश स्वच्छ होना चाहिए, पानी गंगा स्वच्छ होना चाहिए और एक स्वच्छता अभियान चलना चाहिए। हजारों लाखों करोड़ रुपया उस पर सरकार खर्च कर रही है प्रचार पर। और देश की स्वच्छता गांधी जी के सपने से लेकर आज के प्रधानमंत्री के सपने तक मौजूद है कि हम देश को कैसे स्वच्छ करें। काम तो बहुत अच्छा है कि देश स्वच्छ होना चाहिए, तो फिर ये करना क्यों पड़ रहा है, इस पे इतना बजट क्यों लग रहा है? क्योंकि काम कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव काम को ही करना पड़ता है और डिस्ट्रक्टिव काम हो जाता है, उसको करने की आवश्यकता नहीं होती। ये जो काम है इसमें कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। समाज में शिक्षा मात्र एक उपाय है, समाज के लिए शिक्षा मात्र उपाय है। जब अखिलेश जी से मैं पहली बार मिला पटना शहर के अंदर और इनके बारे में जो कुछ भी मैं समझ पाया, मैंने इनसे कहा अपने घर का कोई बेटा जब ये आह्वान कर रहा होता है कि हम आपके बच्चे को गोद लेके पढ़ाना चाहते हैं, तो उससे एक शक की निगाह, क्वेश्चन की निगाह से उसको देखा गया। क्या उसको देखा जा रहा, अच्छा इसमें कोई फायदा तो नहीं, दिल्ली में बैठे मामा, दिल्ली में बैठे चाचा, मुंबई वाले फूफा जब ये बात सुनते हैं मेरी बिटिया को, मेरे बेटे को कोई ले जाके पढ़ाना चाहता है, तो बिना तहकीक के, बिना वेरिफिकेशन वो पहले ही ये कह देते हैं अच्छा समझ गए, कोई बात होगी। 4 साल में देखिएगा ना डिग्री मिलेगी ना कुछ मिलेगा और आपसे सब कुछ वसूल लिया जाए, पहले ये कहते हैं। और अगर कोई उससे भी ज्यादा चालाक दिल्ली वाले चाचा हैं, वो कहते हैं इतना बेवकूफ मत समझिए, हमने दुनिया देखी है, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। वो तो पुण्यतिथि में अंबर जी आए थे, कुछ ना कुछ अनाउंस करना था, उतर के चले गए। ये बात मैं पिछले साल की कह रहा हूं। अब मैं उस 100 अभिभावकों से आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूं शहर के, कि मैंने जो वादा उस दिन किया था कि आप अपना बच्चा मुझे दीजिए, खाने पीने की जिम्मेदारी हम नहीं उठा पाएंगे, रहना और खाना आप बच्चे का उठाइए, और जो स्कॉलरशिप सरकार द्वारा आती है ओबीसी की, माइनॉरिटी की, एससी एसटी की, उसकी लड़ाई अपने कल्याण विभाग में लड़िए। तो मुझे यकीन है कि आप 10 से 20,000, 25,000, 30,000 के खर्चे को करके साल में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि खाने रहने का जो खर्च होता है वो 4 से 5,000, कहीं कहीं 6,000 रुपया तक आता है। 133 रुपया 33 पैसा पर डे बच्चा खाना खाता है, 3 टाइम, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो शिक्षा 10वीं से 12वीं तक रियल में मुफ्त है। अब आप अपने शौक और अरमान से उसको डीपीएस, डीएवी, फला XYZ में आप पढ़ा रहे हैं, ये आपका अरमान और शौक हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहने आता आपसे कि मैं आपको स्कूली शिक्षा मुक्त करने आया हूं, तो उस पर आप शक कर सकते थे, आप उस पर क्वेश्चन कर सकते थे, आपका डाउट हो सकता हो। हम कहने आए हैं कि 10वीं के बाद, 12वीं के बाद और ग्रेजुएशन के बाद जब कोई बच्चा आगे की पढ़ाई के सपने देखता है, 10वीं के बाद वो पॉलिटेक्निक के सपने देखता है, 12वीं के बाद वो टेक्निकल एजुकेशन के सपने देख रहा है, पैरामेडिकल के सपने देख रहा है, मैनेजमेंट के सपने देख रहा है। जब वो आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसके सामने सबसे पहला सवाल ये आ रहा है कि इतने बड़े कोर्स को पढ़ने के लिए ये लाखों रुपया बैंक से लोन कहां से मिलेगा, कौन सा खेत बेचा जाए,
इतनी महंगी शिक्षा कैसे प्राप्त की जाए? कहना क्या चाहते हैं? उस टेक्निकल एजुकेशन को आप हमारे यहां से लेने के लिए हिम्मत जुटाइए, जो टेक्निकल एजुकेशन से आपके यहां फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म की जा सकती है, जैसे जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफी, रिस्पायरेटरी, ये वो कोर्सेज हैं जो आज देश की जरूरत है। आपके घरों में, आपके शहरों के अंदर में कई महिलाएं ऐसी हैं जो कई बीमारियों पर अपने शर्मगाह को मर्दों के सामने ले जाने पे मजबूर है, क्योंकि लड़कियां रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं। नहीं होने के कारण उनको मर्दों के सामने जाना पड़ रहा। तो हमारी बेटियों को आवश्यकता है कि मेडिकल की, पैरामेडिकल के कोर्स में इंटरेस्ट के साथ वो आए। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग में क्या रखा है। मैंने यहां से सुना इंजीनियरिंग में क्या रखा है। बिल्कुल आपको मैं समझाना चाहता हूं कि आज देश में इंजीनियरिंग का जो डिमांड है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और मैं बॉयज से अपील करूंगा, लड़के और उनके माँ बाप को इस तरफ थोड़ा सा जागरूक करने की कोशिश करूंगा कि टेक्निकल एजुकेशन मात्र एक उपाय है प्रोफेशनल डिग्री पाकर नौकरी पाने के लिए। आप आईए और बीए करके डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते। आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, आप अपना गांव में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और कोई भी कामयाबी किसी चिड़िया का नाम नहीं है जो फुदक कर आपके घर पे उड़कर आ जाएगी और कहेगी कि मैं आपके घर आ गई हूं, अब आप कामयाब। समाज से पलायन करके आप कुर्बान करते हैं बहुत वक्त को, जज्बात को, तब जाके आपके घर में एक डिग्री आती है जो आपको रोजी रोटी से जोड़ती है। अगर आप यहां रह करके कुछ करना चाहते हैं तो मैं इस जिले के बारे में जितना पढ़ चुका हूं, जितना जानता हूं, ऐसा टेक्निकल एजुकेशन यहां पे नहीं मिल पाएगा जहां आप उसको करके रोजगार से जुड़ जाएं। और तैयारी के नाम पर बच्चे को साल 2 साल मेडिकल की तैयारी के नाम पे, साल 2 साल इंजीनियरिंग की तैयारी के नाम पर उसको उसी जगह रोक कर रखा जा रहा है जब तक कि वो पढ़ाई से हार ना माने। मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं इस बात पर कि कोई भी बेटा बेटी, समाज के किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म को मानने वाला, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी जाति, किसी धर्म का, मैं उन सबसे कह रहा हूं कि आप सिर्फ इतना छोटा सा काम करिए। अगर उसने 10वीं पास कर लिया है, अगर उसने 12वीं पास कर लिया है, उसको जाके कहिए, उसको जाकर बताइए कि आज आप इस प्रोग्राम में आए थे पुण्यतिथि में, और एक ऐसे पुण्यतिथि के दिन में एक ऐसी योजना को एक्सप्लेन किया जा रहा था जिस सपने से हमारे बाबूजी जुड़े रहे। और उसमें ऐलान किया गया कि अगर कोई बेटा बेटी 10वीं के बाद, 12वीं के बाद सिर्फ 50% से पास आउट, सिर्फ 50% लाकर पास है, 10वीं में 50%, 12वीं में 50%, अगर वो सिर्फ 50% से पास है, हिंदुस्तान की कोई ताकत उसको हायर एजुकेशन में एडमिशन से नहीं रोक सकती कानूनन। हम वचन देते हैं आपको कि कोई भी बच्चा बच्ची, किसी समाज का, किसी वर्ग का, किसी जाति, किसी धर्म का, आप उसको सिर्फ ये वादे के साथ लाइए कि वो पढ़ना चाहता है और उसके पास खाने और रहने की रकम है, वो खाना खा सकता है और रहने का खर्च उठा सकता है, तो हम उसको एडमिशन उसके उस 50% को देख कर देंगे। उससे कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे, कोई एग्जाम नहीं करेंगे, कोई टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, सरकार ने उसको एक कागज दिया है, गेट पास दिया है। कोई भी झंडा जिसने उठाया हुआ है, जिसके लिए वो सड़क पे लड़ाई कर रहा है, हिंदू मुसलमान से, मुसलमान हिंदू से, सिख ईसाई से, ईसाई सिख से, किसान से, जितने झंडे उठे हैं, इसमें
99.99% उठाने वाले, जो झंडा उठाने वाले लोग हैं, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती साहब। वो इमोशनली उस झंडे को उठाया, और उनमें से ज्यादातर 99% लोग जिन्होंने झंडा उठाया है वो देश के कंस्ट्रक्शन में नहीं जुड़े हुए हैं, देश के डिस्ट्रक्शन में जुड़े हुए हैं। वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इस कंट्री और कंट्री के यूथ को, बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। कोई झंडा जिसने उठा रखा है उससे देश का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन इस प्रोग्राम में है कि एक आदमी दूसरे आदमी को आगे बढ़ाने के लिए, एक इंसान दूसरे इंसान को मदद के लिए, एक बच्चा दूसरे बच्चे को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने वाला दिल पैदा करे, मोहब्बत पैदा करे, समाज में जज्बात ऐसा पैदा हो, मदद का एक। आप याद कीजिए ना उस मुल्क को, जब मैं स्कूल में 99 में मैंने मैट्रिक किया, मैं जाता था, मैथ के टीचर नाखून चेक करते थे और उस पर मारते थे और उनसे डर लगता। तब हम ये नहीं सोच रहे थे उस वक्त कि हमारा टीचर हिंदू है कि मुसलमान। उसके चरणों में जाकर टीचर डे के दिन पेन और झाड़ू रखते थे और पिताजी उसके लिए 10 रुपया देते थे, तो ये नहीं पूछते थे कि तेरा टीचर हिंदू है कि मुसलमान। लेकिन मुल्क के हालात ऐसे हो गए साहब कुछ दिनों में कि अगर ये काम मोहम्मद अवैस अंबर लेकर आया है तो इसका पैसा पाकिस्तान या सऊदी से जा रहा है। क्या मुल्क, किस तरफ जा रहे हैं हम किस तरह मोहब्बत में थे कि होली आती थी तो हम कुर्ता पहन करके अपने मनोज भाई के घर जाकर के पकौड़ियां खा लेते थे, और अगर ईद होता था तो आप हमारे घर फिरनी खाने आते थे साहब। तब हमारे बीच कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई की बात नहीं थी। तब था कि मेरा भाई है, मेरे गांव का है, और वो कहीं शहर के बाहर अगर मिल जाता था तो गले लगा कर रो भी लेते थे दिल्ली में, अरे भाई मनोज भाई कहाँ है यार, यहाँ कैसे सिख है। वो जज्बात कहां मरता जा रहा है, वो प्यार कहां मरता जा रहा है, कहां दफनाता जा रहा है। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि शिक्षा अधूरी, शिक्षा देने पर इतनी रकम ली जा रही है, शिक्षा को इतना महंगा किया जा रहा है। जब दुनिया में पूरी दुनिया शिक्षा को सस्ती कर रही है, ये मुल्क शिक्षा को महंगा कर रहा है, और इतना महंगा कर रहा है कि चंद गिने लोग पढ़े लिखे रह जाएं, बाकी मजदूर ही पैदा है। और जब शिक्षा महंगी हो रही है तो बात पढ़ाकर बेटे को कह रहा है इतना उतना खर्चा किए हैं तो बेटी से तो कुछ लेना पड़ेगा ना, तिलक तो देना पड़ेगा ना आपको। इस योजना में हम लोगों ने जोड़कर कहा बेटी है तो कह रहे हैं उसको सीखो कि हम आपके पढ़ने का फीस देंगे, और आपको वचन लेना है कि पढ़ने के बाद, कामयाब होने के बाद एक बेटी किसी उस बेटे से शादी नहीं करेगी, एक लड़की उस लड़के से शादी नहीं करेगी जो उसके माता पिता से दहेज मांगेगा। और एक बेटे को वचन पे साइन करवा रहे हैं कि पढ़ने के बाद, कामयाब होने के बाद, मैं मनोज कुमार वचन लेता हूं, मैं सनोज कुमार, मैं मोहम्मद अली वचन लेता हूं कि पढ़ने के बाद, कामयाब होने के बाद मैं अपनी शादी में दहेज नहीं लूंगा, ना अपने परिवार को लेने दूंगा। यह मिशन भारत के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। भारत के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने से देश की तरक्की तय होगी। आपको यह समझना होगा कि अगर कोई प्रधानमंत्री मन से ये कह रहे हैं, गौर से सुन लीजिए सिर्फ 5 मिनट और, अगर कोई देश का प्रधानमंत्री मन से ये कह रहा है, चाहे वो पिछला हो, चाहे अगला हो, चाहे जो है वो है, कि मैं इस मुल्क को अमेरिका के टक्कर का बना दूंगा, इस मुल्क को कनाडा के टक्कर का बना दूंगा, इस मुल्क को हम जापान के टक्कर का बना देंगे। मैं अवैस अंबर 14 साल से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पे काम कर रहा हूं। मैं उस प्रधानमंत्री को इस मंच से कहता हूं, प्रधानमंत्री जी, इस मुल्क को आप नेपाल के टक्कर का नहीं बना पाएंगे यदि आपने भारत की शिक्षा को कंप्लीट मुफ्त नहीं किया। अगर अपने इस भारत की शिक्षा को, इस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को अमेरिका के टक्कर में नहीं लाया। अमेरिका में
100 में से 90 बच्चा शिक्षित है। कनाडा के अंदर में 100 में से 95 बच्चा शिक्षित है। आज जापान के अंदर में 100 में से 90 बच्चा शिक्षित है। भारत के अंदर में हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट 20 से 30 में ही दम तोड़ देता है। और एक जाहिल व्यक्ति, एक जाहिल कौम, एक जाहिल देश अमेरिका को टक्कर देने का ऐलान कर रहा है। ये मात्र सपने जैसा है। हम कोई भी सपना देख सकते हैं, ये हक है मुझे, लेकिन सपना तभी पूरा करेंगे जब सपने पर चलने के लिए कोई ब्लूप्रिंट होगा, कोई ड्राइंग होगा, कोई डिजाइन होगा जो हमें नहीं दिख रहा। तो इस मिशन का मकसद क्या है? इस मिशन का मकसद है कि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाएं, शिक्षा को पूरी तरह बच्चों के बीच ले जाकर उसके हिसाब से, उसके काबिलियत के हिसाब से नहीं, बल्कि उसके फाइनेंशियल क्राइसिस के हिसाब से उसको परोसें, उसके सामने ले जाएं, उसको कन्विंस करें और उसके हालात के हिसाब से उसको कोर्स दिया जाए। कि आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इस योजना से जुड़ने की मैं आपको अपील कर रहा हूं। भैया आपको भी, सब लोगों जो सामने बैठे हैं, जो पीछे बैठे हैं, जो कोने बैठे, इस योजना से जुड़ना कैसे है कि ये जो झंडा हमने उठाया है, जो झंडा हमने उठाया है, इस झंडे में कोई जाति, कोई धर्म, कोई नफरत का पैगाम नहीं। इस झंडे में पीछे बैठे लोग, आगे बैठे लोग सिर्फ ऐसे जुड़ सकते हैं कि वो अखिलेश जी को एक बच्चा लाकर दे और कहें कि इस साल मैं अपना बेटा बेटी आपको दे रहा हूं, आप इनको आगे बढ़ाइए, इनको पढ़ाइए, और मैं आपको इस प्रांगण से वचन दे रहा हूं कि उस बच्चे को जो सेवा दे पाऊंगा, जितना मुझसे पॉसिबल होगा, जितना मुझसे बेहतर हो पाएगा, मैं इस दूसरी पुण्यतिथि पे जब मैं आया हूं, दूसरी बार मैं वचन देके जा रहा हूं कि मैं आप इतनी बड़ी भीड़ आबादी से मंटुआ चिंटुआ की बीवी को या बेटी को लेके भाग गया जैसी चर्चा जितने इंटरेस्ट के साथ चाय दुकान पे की जाती है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव माहौल बनाने के लिए आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, इस कंस्ट्रक्टिव पैगाम को कि एक मामा आए थे, एक चाचा आए थे, एक भैया आए थे, एक दोस्त आए थे, एक समाज के कंस्ट्रक्शन वाले प्रोग्राम के चलाने वाले आए थे, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है आपके इस एक पर्टिकुलर प्रोग्राम से, आपके एक पर्टिकुलर इस गवाही से, इस बात से कोई एक बेटा जो उस अंधकार से निकलकर अगर शिक्षा की रोशनी में आ जाता है तो आप इस सवाब के हकदार होंगे। मेरी आपसे विनती है कि आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सिर्फ एक लोग को भी अगर बताते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, तो इस जिले में ये प्रोग्राम पूरी तरह हर घर तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।